Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि as you can see on screen, आज का हमारा सेशन है ये वेस्ट बंगाल सेट एजुकेशन पेपर 2 के साथ डील करेगा और आज हमें 2017 का पूरा यानी कि पेपर है हमारा पेपर 2 उसको हमें डिस्कस करना है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. ठीक है. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने वेस्ट बंगाल सेट के अभी तक 2020 के क्वेश्चंस, 2020 के, 2018 के सारे पूरे के पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ आज जो हमारा सेशन है 2017 के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पेपर 2 आज हमें डिस्कस करना है इन डिटेल. ठीक है. तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं. टारगेट है हमारा 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. तो फिर वन बाय वन करके आपको क्वेश्चन में दिखाती हूँ और आप उसका सोचिए कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर. ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2017 का. 1 घंटा 15 मिनट का है ये और ये आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्वेश्चन दिखने लग जाएगी. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन स्क्रीन. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए. और अगर आपको यहाँ पे पिक्चर देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आई वुड सजेस्ट यू उसकी क्वालिटी आप एनहांस कर लीजिए. 3 डॉट्स साइड में दी हुई है वहां से. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सोशलिस्टिक आइडियल ऑफ अ एजुकेशन. अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सोशलिस्टिक आइडियल ऑफ एजुकेशन को दर्शा रहा है. एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो फ्रीडम के लिए है, ऐसी एजुकेशन डेमोक्रेसी के लिए, एजुकेशन जो स्टेट कंट्रोल के लिए है, या फिर एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म. सोशलिस्टिक आइडियल. तो सोशलिस्टिक आइडियल की बात कर रहा है तो राइट आंसर इसका एजुकेशन फॉर स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी के रोल, सोसाइटी को किस तरीके से हम यहाँ पे कैसे हमें अपने स्टेट को कंट्रोल करना है, क्या उसके फंक्शन होनी चाहिए, क्या सिविल राइट्स इसके अंदर आने चाहिए, तो वो आपका सोशलिस्टिक आइडियल ऑफ एजुकेशन किसको रिप्रेजेंट करता है. यानी कि ऐसी एजुकेशन जो आपकी स्टेट को कंट्रोल कर रही है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अगर यहाँ पे लर्निंग हो रही है एक सिचुएशन ए में जिसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है लर्निंग सिचुएशन बी में, तो ये किस तरीके का है. तो ये डेट्रीमेंटल अगर आप वर्ड देखेंगे तो एक तरह का मतलब अपोजिट आपका इफेक्ट पड़ रहा है, अपोजिट इफेक्ट आपका यहाँ पे पड़ रहा है तो डेट्रीमेंटल है. तो ये किस तरीके की लर्निंग हो गई. पॉजिटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, न्यूट्रल ट्रांसफर या फिर नेगेटिव ट्रांसफर. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यूनिट 3 के अंदर मैंने आपको लर्निंग कैसे ट्रांसफर होती है ये आपको बताया था अपने साइकोलॉजी वाले पार्ट में. तो जब हमने रिवीजन करी थी तो उसके अंदर मैंने आपको कई तरीके की लर्निंग बताई थी. एक जो गेस्टाल्ट की लर्निंग हो रही है जिसको हम थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन कह रहे हैं, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन कह रहे. इसके अलावा जब हम यहाँ पे स्किनर की देखते हैं तो जनरलाइजेशन यहाँ पे कैसे होता है, जब एक लर्निंग कैसे दूसरी लर्निंग के को यहाँ पे कैसे स्टिमुलेशन होता है और कैसे यहाँ पे लर्निंग जनरेट होती है, कैसे जनरलाइजेशन होता है सिमिलर सिचुएशन के अंदर, तो वो हम इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देख रहे थे. अब इसके अंदर आपको इफेक्ट पूछा है कि जब ऐसी सिचुएशन कि जब एक लर्निंग का इफेक्ट नेगेटिव पड़ रहा है दूसरे के ऊपर, अपोजिट पड़ रहा है दूसरी सिचुएशन के ऊपर, तो ये किस तरीके का है. तो ये राइट आंसर इसका है नेगेटिव ट्रांसफर. नेगेटिव ट्रांसफर पड़ रहा है, अपोजिट डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है लर्निंग इन द सिचुएशन ऑफ बी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. which is the original social institution since the dawn of a human civilization. कि जब यहाँ पे कौन सा ऐसा ओरिजिनल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के से आया हुआ था. तो स्कूल, होम, प्लेग्राउंड या क्लब हाउस. ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके अंदर होता है. तो राइट आंसर इसका होम के अंदर होता है. घर से सोशल एक ह्यूमन सिविलाइज्ड होना स्टार्ट करता है. एक तरह का सोशल इंस्टीट्यूशन है ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का.
जिसके अंदर आपकी कंडीशनिंग करते हैं आपके पेरेंट्स, आपकी चाइल्ड ट्रेनिंग होती है, आपको वैल्यूज इंकलकेट करी जाती है आपके अंदर, तो वो होम के थ्रू होता है। और होम के अंदर आपके कौन, प्राइमरी केयर गिवर्स यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, वो आपको कंडीशन करते हैं, आपको नर्चर करते हैं और आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं, सिविलाइज बनाते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के लिए, क्या अनएक्सेप्टेबल है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या एथिक्स है, हर चीज आपको पेरेंट्स सिखाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सोशल मोबिलिटी अक्रॉस द जनरेशन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब एक ऐसी सोशल मोबिलिटी की बात कर रहा है जो अक्रॉस जनरेशन है, अपवर्ड और डाउनवर्ड की। तो किस तरीके की यहाँ पे है, कास्ट की मोबिलिटी, इंट्रा जनरेशनल या इंटर जनरेशनल, या फिर अपवर्ड मोबिलिटी। अब दोनों ही है इसके अंदर, अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका सी, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी यानी कि अपवर्ड भी मोबाइल हो रहा है, मोबिलिटी आ रही है, डाउनवर्ड भी हो रहा है। जब भी हम यहाँ पे सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं, सोशल मोबिलिटी यानी कि जब हम क्या करें, जब हम यहाँ पे एक कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा है, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, तो उसका हम लेवल अप कर रहे हैं, उसका हम लेवल अप कर रहे हैं, उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा इक्विटी प्रोवाइड करके, रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उसके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं, उसका या फिर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं आगे उसके एडवांसमेंट के लिए, तो वो आपकी सोशल मोबिलिटी कहला रहा है। अब इसके अंदर सोशल मोबिलिटी है, ये दो तरीके की है। एक तो है आपकी जिसको अपवर्ड कह रहे हैं, दूसरी डाउनवर्ड, यानी कि एक ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहा है, दूसरा उसके लेवल को डिग्रेड कर रहा है, नीचे नीचे इस तरफ लेकर जा रहा है, मार्जिनाइज कर रहा है। अब दोनों ही हो रहे हैं एक साथ, तो वो आपकी इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the process of socialization is very much accelerated during the childhood of individual through। अब जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, ये सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्सलरेट हो रहा है चाइल्डहुड में। तो कौन सा है, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, एफिलिएशन होना, रिलीजियस लीडर का इन्फ्लुएंस होना, इमीडिएट नेबरहुड का, या स्कूलिंग प्रोसेस का। तो सबसे ज्यादा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन किसके अंदर है और ड्यूरिंग चाइल्डहुड वो होता है, तो वो होता है आपके स्कूल के अंदर, स्कूलिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी रिस्पॉन्स है आप लिख दिया कीजिए, फिर वहां से आपकी जो भी क्वेरी है वो रजिस्टर हो जाती है और आपको वो आंसर कर दी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच फिलोसफी बिलीव्स इन डॉक्ट्राइन ऑफ अनेकादवाद। अनेकादवाद किसकी फिलोसफी, कौन सी ऐसी फिलोसफी जो बिलीव करी है इस अनेकावाद प्रिंसिपल के ऊपर, बुद्धिज्म, सांख्या, वेदांत और जैनिज्म। राइट आंसर क्या होगा इसका, अनेकावाद प्रिंसिपल किसके अंदर आता है। और ये जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं बैच कोर्स के अंदर, जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2021 से, जिसके अंदर हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर भी मैंने आपको यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर सारे के सारे प्रिंसिपल्स करवाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आप अगर बच्चे वो सेशन देख रहे हैं तो आप इसका आंसर फट से दे देंगे, क्योंकि हमने अभी फिलहाल में ही डिस्कस किया है। तो राइट आंसर इसका है जैनिज्म। अनेकादवाद के बारे में बात कर रहा है कि देयर आर द मेनी कॉजेस, किसी कई तरीके के यहाँ पे कॉजेस हो सकते हैं। जो ट्रुथ की डेफिनेशन है वो मेरे अकॉर्डिंग अलग है एज कंपेरेटिवली टू योर्स, क्योंकि परसेप्शन अलग अलग होती है। ठीक है, कोई भी परसेप्शन या ट्रुथ को डिफाइन करने की एक सेट डेफिनेशन नहीं होती है, अनेकादवाद होती है। कई तरीके के रीजन इसके अंदर हो सकते हैं, तो जैनिज्म के अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो भी अपनी जो सीट है उसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू कंफर्म करा सकते हैं। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अब मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर बैच कोर्स को के अंदर ज्वाइन करने के लिए और अपनी प्रैक्टिस को एज करने के लिए, अपने गोल जीआरएफ को अचीव करने के लिए, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को, इस पर्टिकुलर बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमारी अभी फिलहाल में यूनिट फर्स्ट फिलॉसफी चल रही है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7, सोशल स्ट्रक्चर एक तरह का नेटवर्क है रिलेशनशिप का। सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है सोशल स्टेटस, सोशल रोल्स। तो ये किसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है,
सोशल अप्रेजल के अंदर, सोशल एक्सेप्टेंस के अंदर, सोशल वैल्यूज के अंदर, या फिर सोशल नॉर्म्स के अंदर? सोशल वैल्यू, सोशल स्टेटस, ये सारी चीजें सोशल स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो ये किसके अंदर आता है? तो ये आता है आपका सोशल नॉर्म्स के अंदर। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which of the following schools of thought is based on the principles of knowledge and human values? अब इनमें से कौन सा ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम नॉलेज की बात कर रहे हैं और साथ के साथ ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं? तो वो एक ही है। आपका जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो फटाफट इसका राइट आंसर दे देंगे। तो राइट आंसर इसका क्या है? आइडियलिज्म। क्योंकि आइडियलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो आपकी आइडियाज की बात करता है, वैल्यूज के बारे में बात करता है, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात कर रहा है, गॉड, यहाँ पे गॉड के बारे में बात कर रहा है, जो रूल्स यहाँ पे बनाए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बात कर रहा है। और एक जो आइडियलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि काफी डिसिप्लिनियर है और जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला है, और जिसके अकॉर्डिंग माइंड ही आपका रियल है, माइंड ही आपका सुप्रीम है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन कह रहा है और रीजन कह रहा है। असर्शन क्या कह रहा है पहले ध्यान से देखिए। Website contents enable researchers to gain the instantaneous global access to recent development in the research. रीजन कह रहा है कि unedited website contents raise the question their authenticity in research. अब ये क्या है? असर्शन क्या कह रहा है कि जो वेबसाइट का जो कंटेंट है ना, वो जितने भी रिसर्चर्स है उनको अनेबल करता है एक तरह का ग्लोबल एक्सेस पाने के लिए, जो भी रिसेंट में ही, फिलहाल में ही आपकी रिसर्च के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं। रीजन कह रहा है कि अनएडिटेड वेबसाइट जो होती है, जो कि कंटेंट जिसके अंदर होता है, तो वो क्वेश्चन करता है उसकी ऑथेंटिसिटी पे, रिसर्च की। तो ये दोनों सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है, वो राइट आंसर आपका सी होगा। दोनों ही ठीक है, लेकिन ये इसका एकमात्र इसका रीजन नहीं है जिसके वजह से आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, पार्टिसिपेटिंग इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मूवमेंट इज। जब भी पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मूवमेंट की, तो ये किस तरीके का पार्टिसिपेशन है? सोशल चेंज का, कल्चरल चेंज का, एटीट्यूडल चेंज का, या फिर कंसाइज चेंज का, यानी कि कंसाइज जो आपकी मति से रिलेट कर रहा है। तो ये किससे रिलेट करता है पार्टिसिपेशन होना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मूवमेंट का? तो राइट आंसर है इसका सोशल चेंज। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। आपने देखा होगा मैं आपको किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना सिखाती हूँ। तो यही टेक्निक है, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपने उसकी लैंग्वेज पकड़नी आ गई है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ लेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे पूछ क्या रहा है, तो डेफिनेटली 100% आपका आंसर सही ही जाएगा और आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यही मैं अपने इस कोर्स के अंदर भी सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। तो आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। टेक्निक अगर आपने पकड़ ली तो आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसलिए जिस वे में मैं इस क्वेश्चन को रीड करती हूँ, आप भी उसी वे में इस क्वेश्चन को रीड करना सीखिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कह रहा है आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, what type of change was facilitated by the introduction of an English language in modern India? अब इनमें से किस तरीके का चेंज है जो कि ये फैसिलिटेट कर रहा है इंट्रोडक्शन होना इंग्लिश लैंग्वेज का मॉडर्न इंडिया में? तो ये किस तरीके का हो रहा है आपका, फैसिलिटेट क्या कर रहा है, किस तरीके का चेंज को फैसिलिटेट कर रहा है? तो ये आपका एक्सोजीनियस चेंज है, यानी कि बाहरी रूप से, एंडो यानी कि अंदरूनी रूप से चेंज होना, और बाहरी रूप से जब चेंज हो रहा है इसको एक्सोजीनियस चेंज कह रहे हैं। जब हम यहाँ पे अपना इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल? अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? अचीवमेंट, फूड, क्रिकेट प्लेयर्स, या फिर स्टूडेंट की प्रेजेंट होना क्लास के अंदर? तो कैटेगोरिकल कैटेगरीज पे डिवाइडेड है, कौन सा है जिसका कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है? अचीवमेंट, फूड, क्रिकेट प्लेयर्स, या स्टूडेंट जो प्रेजेंट है क्लास के अंदर? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है फूड। फूड की कैटेगरीज होती है ना, जैसे कि कौन सा चाइनीज क्यूजीन है आपका, या फिर आपका साउथ इंडियन प्लेटर है। तो इस तरीके से हम फूड को कैटेगराइज कर रहे हैं।
तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द बुक आर इनर इन्फ्लिक्ट्स वॉज रिटन बाय, जो बुक है आर इनर कन्फ्लिक्ट, ये किसने रिटर्न की है, किसके द्वारा ये लिखी गई है? एल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्ने, सी जी जंग या फिर एरिच फ्रॉम। तो किसने ये डिस्कस करी है? तो राइट आंसर इसका है यहाँ पे एरिक फ्रॉम नहीं है इसका, जो एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था, तो एरिक फ्रॉम नहीं है, राइट आंसर इसका कैरन हॉर्ने है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू मैस्लो सम नीड्स ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन डिससैटिस्फाइड। तो ये किस तरीके की नीड है? बीइंग नीड, प्राइमरी नीड, डेफिशिएंसी नीड्स या ग्रोथ नीड? ऐसी नीड जो कि फास्टर ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्गर ग्रो कर रही है, जो कि डिससेटिस्फाई है, तो वो आपकी डेफिशिएंसी नीड है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट द स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट का नहीं है? कंजक्टिव, एसोसिएटिव, डिसजंक्टिव या रिलेशनल? तो राइट आंसर इसका है आपका एसोसिएटिव, स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इनइक्वालिटी। अब नेचुरल इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? कौन सा ऐसा एकमात्र फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनइक्वालिटी होना बर्थ के कारण, इनइक्वालिटी होना ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस, या इनइक्वालिटी होना ड्यू टू पॉलिटिकल एफिलिएशन, या इनइक्वालिटी होना ड्यू टू सोशल बैकग्राउंड। नेचुरल इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, तो नेचर है, नेचर की बात कर रहा है, तो यानी कि बायोलॉजिकल की बात कर रहा है, तो यानी कि इनइक्वालिटी ड्यू टू बर्थ आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which philosophy says do not care to know various theories about God and soul, do good and be good। अब ये मैंने अभी फिलहाल में अपने जो पैच कोर्स के अंदर कराया है, तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे वो इस सेशन को देख रहे हैं तो आप इसका फट से आंसर आ जाना चाहिए। ये आपका एनटीए का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, एनटीए के अंदर भी क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। तो कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो कि कहती है कि गॉड के ऊपर विश्वास ना करो, सोल के ऊपर विश्वास ना करो, इसकी केयर मत करो, जबकि केयर किसकी करो? जब आप अच्छा करेंगे और अच्छा बनेंगे। तो ये आपकी एकमात्र बुद्धिज्म फिलॉसफी है, डू गुड एंड बी गुड प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज। अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एजुकेशन का? तो वो कौन सा है? हेल्दी पॉलिटिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल कॉपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, एचआर डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following measures regarded as educational opportunity for women। अब इनमें से कौन सा ऐसा आपका अपॉर्चुनिटी, कौन सा मेजर है जो रिगार्ड करा गया है एज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए? तो प्रोविजन करना रिजर्वेशन वुमेन के लिए फॉर टीचर रिक्रूटमेंट, या फिर स्टैब्लिश करना विमेन का हॉस्टल इन यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेजेस, या रिक्रूट करना विमेन को एयरफोर्स एज ऑफिसर्स, या प्रिवेंट करना मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है इस्टेब्लिशमेंट करना, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी विमेन की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट करना है विमेन हॉस्टल यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th, which philosophy believes that man is potentially divine, he is identical with the supreme reality, but which is Brahman or existence consciousness bliss। अब ये कौन बात कर रहा है? तो राइट आंसर इसका है अद्वैत वेदांत बात करता है, ठीक है। काफी एविडेंट क्वेश्चन है ये। अद्वैत वेदांत अभी हमने फिलहाल में ही डिस्कस किया है, तो अद्वैत वेदांत इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, निर्वाण अकॉर्डिंग टू बुद्धा कुड बी अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ। अब निर्वाण की बात करें तो ये तो अभी भी मैंने लास्ट जो सेशन के अंदर निर्वाण के क्वेश्चन आए थे आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने आपको 8 फोल्ड पाथ करवाए थे, है ना। सामायिक दृष्टि, सामायिक वाक्य, सामायिक व्यायाम, सामायिक आपका आजीविका, तो ये सारे आपके 8 पार्ट थे, 8 फोल्ड पाथ थे जो आपको निर्वाण की तरफ लेकर जा रहे थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 8 फोल्ड पाथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, decision to test the null hypothesis at this 0.5 level of significance in a study is a। अब ये क्या है?
जब हम डिसीजन करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो ये किस तरीके की स्टडी है? अजम्पशन की, लिमिटेशन की, डिलिमिटेशन की या डिलिनिएशन की? तो राइट आंसर इसका है अजम्पशन की। जब हम हाइपोथेसिस को सिग्निफिकेंस लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो ये अजम्पशन की आपकी स्टडी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एजुकेशन क्या है? इसको अंडरस्टूड किया गया है एज अ ट्राइंगुलर प्रोसेस, एज अ टीचर्स एंड लर्नर्स आर द टू vertices who occupied the third vertex of the triangle। अब ये मैंने ट्राइंगुलर कॉन्सेप्ट दिया है, ये आपका ना यूनिट 4 के अंदर भी डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने, ट्राइंगुलर कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके अंदर आपको बताना है ट्राइंगुलर प्रोसेस के अंदर टीचर एंड लर्नर के अंदर दो वर्टिसेस है, तीसरा कौन है? तो तीसरा जो वर्टिसेस है वो आपका तीसरा वर्टेक्स है, तो तीसरा जो वर्टेक्स है वो आपका है सोसाइटी रोल प्ले करता है। एक होता है लर्नर जो कि प्राइम पोजीशन पे रखा जाता है, दूसरा होता है टीचर जो टीचर करिकुलम बनाती है बच्चे के लिए, उनके डेवलपमेंट पे काम करती है, और एक होता है सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग ही करिकुलम यहाँ पे बनता है और यहाँ पे बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो सोसाइटी आपका तीसरे वर्टेक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपिस्ट मेक्स इंटेंसिव यूज ऑफ रोल प्लेइंग? अब इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा इंटेंसिव रोल प्ले का यूज कर रहा है? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट, साइकोएनालिटिक थेरेपिस्ट, एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट या फिर गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट, रोल प्ले का यूज होता है। अब ये भी ध्यान रखना कि जब भी हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट का यूज करें तो इसके अंदर आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज होती है जो कि क्लाइंट सेंटर्ड होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर जो एक्सप्रेसिव आपकी एक तरह की टेक्निक है उसके अंदर आपका रोल प्ले आता है और वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। और ये मैंने प्रोजेक्टिव टेक्निक का जो आपका एक अलग से सेशन भी बनाया है, यूनिट 6 की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, डिटेल में डिस्क्राइब किया है टेट को, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को, रोल प्ले को, एक्सप्रेशन टेक्निक्स को, ईच एंड एवरीथिंग। और इसके साथ साथ इंक बोल्ड टेस्ट जो रोशेश का जो टेस्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ सेल्फ इन इंडियन फिलोसफी हैज बीन एडवांस्ड बाय। अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ सेल्फ की, जो कि इंडियन फिलोसफी सबसे ज्यादा इसके ऊपर टिकी हुई है? बुद्धिस्ट के ऊपर, जैन के ऊपर, सामाख्या के ऊपर या फिर वेदांत के ऊपर, जो सेल्फ के साथ डील कर रही है? कौन सी ऐसी इंडियन फिलोसफी है तो सेल्फ के साथ डील कर रही है? तो वो है आपका सामाख्या, ठीक है। नाउ सांख्य फिलोसफी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, बेसिक्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी आर। बेसिक्स क्या है एजुकेशन सोशियोलॉजी के बारे में? बेसिक क्या है? एक आपको दो पता होना चाहिए। दो तरीके की हमने कंपैरिजन पढ़ा था अपने यूनिट 1 के अंदर। एक था सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और दूसरा हमने डिस्कस किया था एक तरह का डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी। Whenever it talks about sociology of education, तो वो आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था, और सोसाइटी का किसी मतलब सोशियोलॉजी का कैसा इन्फ्लुएंस है आपके एजुकेशन पे, इस पे विश्वास करते थे, जो कि थ्योरेटिकल था इन नेचर। वेयर एज ऑन द अदर साइड कि जब भी हम एजुकेशन सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो इनका मेन क्रक्स यही था कि जो एजुकेशन सोशियोलॉजी है सोसाइटी के जितने भी रूल्स है उसको इम्प्लीकेट कर रही है, आगे जाके उसे अप्लाई कर रही है, तो ये प्रैक्टिकल होता है इन नेचर। तो उसी को ही रेफर करते हुए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ए है। जो एजुकेशन सोशियोलॉजी का बेसिक यही है कि मेंटेनेंस करना सोशल सिस्टम का और अपने नेशनल कैरेक्टर को प्रिजर्व करके रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, which of the following structured observation schedule is used to know the chronology of events? अब इनमें से chronology of event को जानने वाला सबसे बेस्ट, सबसे मोस्ट स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड आपका है वो है आपका इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग है, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एजुकेशन सोशियोलॉजी यूटिलाइजेस ऑल द प्रिंसिपल दैट हैव बीन लर्नड इन। अब एजुकेशन सोशियोलॉजी सभी के सभी प्रिंसिपल्स को यहाँ पे यूटिलाइज करता है जो कि उसने सीखे हैं किसके अंदर? सोशल एंड फिलोसफिकल फील्ड, सोशल एंड एजुकेशनल फील्ड, या फिर सोशल एंड साइकोलॉजिकल फील्ड, या फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल फील्ड। अभी हमने डिस्कस किया एजुकेशन सोशियोलॉजी के अंदर दो तरीके की चीज आती है, सोशल और एजुकेशन फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, The national census is not research because it lacks। अब जो नेशनल जो सेंसस होता है ना, हमारा सेंसस का जो सर्वे करते हैं हम, ये आपकी रिसर्च नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अंदर क्या लैक कर रहा है?
तो इसके अंदर जो लैक कर रहा है वो लैक कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। आप कभी भी जनरलाइज नहीं कर पाते इसको, नेचुरल साइंसेस को कभी भी आप जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी इसकी लिमिटेशन है, तो ये लैक करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, फिलोसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। ये स्टेटमेंट किसने दी है? और अगर आपने याद किया होगा फ्रेंड्स, ये हमने बैच कोर्स के अंदर भी डिस्कस किया है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन निकल कर आया है आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा इसका, तो वो सेलर ने आपको कहा है। ठीक है, नाउ ये हो गया 30th का क्वेश्चन। हो गए 31, द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इज। अब रियलिज्म के अकॉर्डिंग यानी कि यथार्थवाद दर्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एम है एजुकेशन का। सेल्फ रियलाइजेशन करना, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना, एक्सपीरियंस करना नॉलेज को, या स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट करना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है एक्सपीरियंस करना नॉलेज को, क्योंकि रियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो एम्पेरिकल नॉलेज की बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहा है, एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है, और बात कर रहा है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, है ना। ये हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था ना, तो वही उठ के आंसर आ गया, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विद इन ग्रुप वेरिएंस रिप्रेजेंट। अब विद इन ग्रुप वेरिएंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो विद इन ग्रुप वेरिएंस है तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंस जो कॉज हो रहा है बाय द सैंपल की फ्लक्चुएशन के कारण। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, अ सिविलाइजेशन इज टू बी जज बाय द पावर ऑफ इट्स आइडियाज। किसने कहा है? ये सिविलाइजेशन की बात की है कि वो पावर के थ्रू जज की गई है, आइडियाज के थ्रू। तो कौन करता है? गांधी जी, टैगोर, विवेकानंद या औरबिंदो? तो राइट आंसर है औरबिंदो। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ इक्वालिटी इज फाउंडेड ऑन द सेवरल अजम्पशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दोज। अब इंडियाज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है इक्वालिटी का, ये फाउंड किया गया है ऑन द सेवरल अजम्पशंस पे, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा इसके अंदर इंक्लूड नहीं करता? क्लेम करना ह्यूमन डिग्निटी का, कि ऑल मैन हैव इंट्रिंसिक वर्थ, या ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, या ऑल मैन आर अलाइक बाय नेचर। तो इक्वालिटी की बात करना नहीं करता, जो तो नहीं करता है वो करता है कि सारे के सारे मैन एक जैसे नेचर के। ये तो गलत है, सारे इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। डिग्निटी को क्लेम करने की बात करता है, मैन की इंट्रिंसिक वर्थ के बारे में बात कर रहा है, सारे मैन इक्वल क्रिएटेड है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि सारे अलाइक है बाय द नेचर, गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, अब ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको फिड्यूशियरी लिमिट का क्वेश्चन है, ये लास्ट सेशन के अंदर भी कराया है। फिड्यूशियरी लिमिट का आपको बताया है कि 2 लेवल पे होता है, और फिड्यूशियरी लिमिट क्या चेक करते हैं कि मीन आपका किधर लाई करेगा, मीन कहाँ लाई करेगा, कितनी लिमिट्स के अंदर लाई करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिड्यूशियरी लिमिट चेक करते हैं। और फिड्यूशियरी लिमिट निकालने का भी फेवरेट आपका फॉर्मूला बताया था मैंने, जब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालते हैं, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन का रूट, और इसका हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? मीन प्लस माइनस आपका यहाँ पे जो लेवल होता है, कितना लेवल दिया है, अगर यहाँ पे 0.99 कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 2.58 करते हैं, और इसको आप इंटू करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। और अगर आपको जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल 0.95 दिया होता है, तो उसके लिए आप 1.98 लेते हैं। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है। तो अब इसके अंदर बताइए क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं 0.99 कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, तो ये क्या होगा, किसके टर्म्स में होगा? तो राइट आंसर है इसका वो आपका डी है, 2.58 वाला। ये आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उस फॉर्मूला पूछ रहा है, उसकी लिमिट पूछ रहा है लेवल पे। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.99 है तो कितने लेवल पे होगा, तो वो इंटरवल आपका 2.58 पे होगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि 0.95 है कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसका राइट आंसर 1.96 हो जाता। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, काइनेस्थेटिक्स लर्नर्स लर्न्स बेस्ट। अभी काइनेस्थेटिक्स लर्नर्स की बात कर रहा है। और हाँ, एक ये बात, ये जो मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट कराया फिड्यूशियरी लिमिट का, यूनिट 6 की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अगर डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, काइनेस्थेटिक्स लर्नर्स लर्न्स बेस्ट। काइनेस्थेटिक्स लर्नर कैसे सबसे ज्यादा लर्न कर पाते हैं? काइनेस्थेटिक्स है तो यानी कि बॉडी मूवमेंट्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो राइट आंसर इसका बाय डूइंग, चीजों को कर खुद परफॉर्म करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब इनमें से डाइवर्जेंट थिंकिंग से ट्रू नहीं कर रहा है।
फ्लेक्सिबिलिटी होना आइडियाज की, नोवेलिटी होना आइडियाज की, करेक्टनेस होना या फ्लुएंसी होना। अब यहाँ पे मैं दो तरीके के होते हैं, ये मैंने आपको यूनिट 3 के अंदर कराया हुआ है। एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरा होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। दो तरीके की थिंकिंग होती है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी इस तरीके की थिंकिंग जब आप चीजों को नैरो डाउन करना सीखते हैं। नैरो डाउन करना सीखते हैं, नैरो डाउन इन द सेंस कि आप एक तरह का सटीक सॉल्यूशन निकाल के देते हैं, किसी तरीके का अल्टरनेटिव्स आप प्रोड्यूस नहीं करते, एक एकमात्र सॉल्यूशन निकाल के देते हैं जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ही एक आप उसका सॉल्यूशन हो, ठीक है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है जो बिखरी हुई है, यानी कि डाइवर्स्ड है, जिसके अंदर कई तरीके के अल्टरनेटिव्स निकाल के आप देते हो और जो कि ब्रॉडर होता है इन नेचर। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की, तो इसके अंदर किसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जो आपके सामने निकलता है आप उसी को यूज करते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आप इसको कितने भी आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है इसका जो नहीं होता वो है आपका सी, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर नहीं आता। करेक्टनेस नहीं आती, करेक्टनेस आपके कन्वर्जेंट के अंदर आती है, डाइवर्जेंट के अंदर कभी भी करेक्टनेस नहीं आती, क्योंकि कई तरीके के अल्टरनेटिव्स है, कई तरीके के सॉल्यूशंस उसके अंदर आ सकते हैं। कोई एकमात्र आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने अल्टरनेटिव निकाला है वो सही है, तो इसके अंदर करेक्टनेस की कमी होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज इनडिस्पेंसेबल फॉर डेवलपिंग एनी एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इनमें से कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट आप बता रहे हैं तो उसमें से क्या आ रहा है? एप्टीट्यूड टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंकरेंट वैलिडिटी पे, कंटेंट वैलिडिटी पे, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे या फिर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी पे? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ये वैलिडिटी का भी एक सेशन मैंने कराया है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपका जो 9 तारीख को जो पेपर है उससे पहले वो सेशन पढ़ के जाना, उसके अंदर सारे टाइप्स आपके कराए हैं। कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, कंटेंट वैलिडिटी क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, कन्वर्जन वैलिडिटी क्या है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है, ठीक है। तो हर एक चीज मैंने डिटेल में डिस्क्राइब की गई है, तो आप वो सेशन जरूर देख के जाना। यूनिट 6 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बीच का डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, लेटेंट लर्निंग एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो एनिसुएटेड किया गया है बाय। लेटेंट लर्निंग किसने दिया है? तो लेटेंट लर्निंग आपको किसने दिया है? लेटेंट लर्निंग आपको टोलमैन ने दिया है। तो राइट आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ड्राइव रेजोल्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये किसने दिया है? ड्राइव रेजोल्यूशन थ्योरी किसने दिया है? जब हम ड्राइव को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ड्राइव को सेटिस्फाई करने वाली थ्योरी आपकी आ जाती है हल की, जिसको हम मैथमेटिकल रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं या ड्राइव रेजोल्यूशन थ्योरी भी कहते हैं, जिसके अंदर फॉर्मूला है कि हाउ यू सेटिस्फाई योर नीड, नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, है ना, हंगर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। और जिसके अंदर इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने एस और आर का कॉन्सेप्ट भी दिया है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में भी कई तरीके की स्टिमुलस रिस्पॉन्स होते हैं जो आपकी हंगर को सेटिस्फाई करने में मदद कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, टेस्टिंग द होमोजेनिटी ऑफ अ वेरिएंस मस्ट बी मेट टू यूज द टी टेस्ट फॉर 2। अब होमोजेनिटी को टेस्ट करने की बात करें वेरिएंस की, तो इस किसकी बात कर रहा है? टी टेस्ट 2 के लिए यूज करे हैं। जब हमें होमोजेनिटी को टेस्ट करना है तो इसके अंदर लार्ज सैंपल है, स्मॉल सैंपल है, डिपेंडेंट सैंपल है या इमीडिएट या इंडिपेंडेंट सैंपल है। तो होमोजेनिटी की बात कर रहा है तो स्मॉल सैंपल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये क्या है दोनों? अब ये पियाजे के लर्निंग के अंदर आता है, पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया है स्कीमास, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर एसिमिलेशन और अकोमोडेशन क्या है? कंप्लीमेंट कर रहे एक दूसरे को, अपोजिट कर रहे एक दूसरे को, इक्वल कर रहे हैं एक दूसरे को या फिर रिवर्सिबल है एक दूसरे की। तो राइट आंसर है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, ए इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, हु रोट द बुक ट्रैक्टर्स लॉजिक फिलोसफिशियस, अभी किसने लिखी है? तो ये आपकी बुक का नेम आप याद कर लीजिए अभी। तो ये आपका लिखी है विटिंगस्टन ने, ठीक है, एल विटिंगस्टन ने लिखी है। Now, question number 44. The extent to which research studies can be replicated in same setting refers to, कि जब एक तरह की रिसर्च स्टडी हम कर रहे हैं जो रेप्लिकेट कर रहा है सेम सेटिंग में, तो सेम सेटिंग में रेप्लिकेट कर रहा है तो किस तरीके की बात कर रहे हैं? तो रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो यानी कि रिलायबिलिटी होगी, और सेम सेटिंग में आप रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी? एक्सटर्नल रिलायबिलिटी हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, Which of the following could be attributed to Tolman research? अब इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है टोलमैन रिसर्च का?
डिस्कवरी करना लॉ ऑफ इफेक्ट का, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप, या फिर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट, या रोल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ फोबिक डिसऑर्डर। तो ये मैंने टोलमैन की थ्योरी डिस्कस की थी आपके साथ, टोलमैन का अलग से सेशन भी डिस्कस किया गया है, और तो आप वहां से देख सकते हैं। टोलमैन के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया है, वो डिस्कस किया है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप, जिसके अंदर हमने कॉग्निटिव मैप का यूज करते हुए यहाँ पे एक रैट का एक्सपेरिमेंट किया है कि रैट मेज की तरफ कैसे जाता है, किस तरीके से वो चीज की तरफ जाता है मेज को पार करते हुए। तो वो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, तो कॉग्निटिव मैप वाला इसके अंदर आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, और वो मेज के एक्सपेरिमेंट से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाइल एग्जामिनिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू कोरिलेटेड सैंपल मींस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट मैंने टी टेस्ट के अंदर भी कराया हुआ है आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि आपका इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर है n-1, कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं उसका -1 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, उससे एक कम डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इन वन टेल टेस्ट, अब एक वन टेल टेस्ट की बात करा है 0.1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, तो रिजेक्शन एरिया बोथ है अपर और लोअर साइड पे एनपीसी के। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका होगा 1% पे, ठीक है, 1% पे। 0.1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो यानी कि 1% पे रिजेक्शन एरिया है बोथ अपर एंड लोअर साइड पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग ब्लेंड्स रेंडमाइजेशन एंड विद कैटेगराइजेशन। अब इनमें से कौन सा है जो दोनों में ब्लेंड कर रहा है, रेंडमाइजेशन भी हो रही है और कैटेगराइजेशन भी हो रही है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका डी, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, असर्शन और रीजन कह रहा है, टैगोर प्लीडेड फॉर ब्रिंगिंग द चाइल्ड इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नेचर, सच कॉन्टैक्ट विल मेक द चाइल्ड होमली विद द रियल वर्ल्ड। अब ये दोनों सही है क्या? टैगोर बात कर रहे हैं कि बच्चे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे लेकर आ रहे हैं नेचर पे, तो क्योंकि वो नेचरिस्ट थे, नेचर को काफी मानते थे, नेचुरलिस्ट थे। अब ये कह रहा है, रीजन कह रहा है क्योंकि बच्चे को इसलिए कांटेक्ट में लेकर आने नेचर के, ताकि वो होमली बने रियल वर्ल्ड से। तो क्या सही है? तो यस, एब्सोल्युटली, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, बोथ ए एंड आर ट्रू। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस पेपर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो प्रपोज किया गया था विलियम स्टर्न के थ्रू, कौन से ईयर में? अब ये ईयर आपका पूछा गया है, ये मैंने आपको सेशन में भी कराया है, तो इसका राइट आंसर है आपका 1912 में, ठीक है। तो यहां तक आपका वेस्ट बंगाल 2017 का पूरा आपका ये खत्म हो गया है, पूरा ये हमने सेट डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमारा टारगेट था 50 के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करना, पेपर 2 जो हमने कंप्लीट कर लिया है वेस्ट बंगाल सेट का, जो कि है आपका पेपर 2017 का। नाउ इसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर बैच कोर्स के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नेट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने गोल जेआरएफ को अचीव करना चाहते हैं, हमारा टारगेट है 2022 का यहाँ पे जो हमारा जेआरएफ है उसको क्लियर करना। और अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर बैच कोर्स के अंदर एनरोल करना तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। और ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप इसको इस पर्टिकुलर बैच कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कीजिए और अपने गोल जेआरएफ की तरफ जाइए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे पढ़ते रहो, अपने गोल जेआरएफ को 100% अचीव करो। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और वो भी अपने गोल को अचीव कर पाए। Till then, stay blessed, enjoy learning and stay safe. Thank you.